हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट को। आज की क्लास रहेगी हमारी मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिनके बेस पर हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। देन हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। भाई जब हम ओनली दो कंपोनेंट के साथ एग्रीगेट डिमांड को मापते हैं तो वो किस तरीके से मापा जाता है और वो दोनों कंपोनेंट कौन से होते हैं। इसको समझेंगे हम विद अ डायग्राम एंड अ शेड्यूल। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। एग्रीगेट डिमांड, भाई एग्रीगेट डिमांड वो टोटल डिमांड होती है जो किसी भी फाइनल गुड्स और एक सर्विसेज के लिए की जाती है। एक्चुअली में यहाँ पर यह देखा जाता है कि किसी भी हाउस होल्ड ने या फर्म ने या गवर्नमेंट ने या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना एक्सपेंडिचर किया है हर एक यूनिट को खरीदने के लिए, वो होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। इट इज एक्चुअली टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था अभी कि एक्चुअल में एक इकोनॉमी ने किसी भी यूनिट को खरीदने के लिए जितना टोटल एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है, ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आ जाते हैं कंपोनेंट। भाई हाउस होल्ड जब हम कोई भी घर की चीज खरीदते हैं, फर्म या जो हमने किसी भी फर्म ने कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए खरीदी गई है, या गवर्नमेंट ने सब्सिडी या टैक्सेस लगा के जो भी खर्चा किया है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितना भी कंजम्पशन किया गया है। ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ जाता है कि हमने एक्सपोर्ट कितना किया है, इंपोर्ट उसके ऊपर कितना किया है। उसके बाद हम कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात की गई है कि नेट एक्सपोर्ट कितना किया गया है। ठीक है, वो निकलेगा जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उसमें से जब हम अपना इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। तो ये तो हमने नेशनल इनकम निकाला था, तो तब भी देखा था कि नेट एक्सपोर्ट किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। भाई वेरियस कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो एग्रीगेट डिमांड होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। सबसे पहला देखो, एक बार ये समझ लेते हैं हम। अगर ये समझ आ गया आपको तो ये तो छोटी छोटी चीजें हमें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सबसे पहला है हमारा कंजप्शन। भाई हर एक को हम अच्छे से समझेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लो। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, देन आता है गवर्नमेंट, फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। मैंने बताया था जितना भी एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो। इन सबको ऐड करेंगे वो आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? जब हम टोटल कंजम्पशन जितना किया है एक इकोनॉमी के अंदर, जितना इन्वेस्ट किया गया है, जो भी गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितना भी नेट है एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है, इन सबको ऐड करके हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। अब पढ़ेंगे हम कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है और नेट एक्सपोर्ट होता क्या है। देखो एक एक को बात करें। अगर हम प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई यहां पर हाउस होल्ड का मतलब हमें पता है, जब हम अपने खर्च के लिए, जब अपने फाइनली कंजम्पशन के लिए किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं तो वो होता है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से हमें पता चल जाए। इट comprises ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किन चीजों को कंप्राइज करके चलेगा? ये आपको समझाएगा कि जो भी खर्चा हमने हाउस होल्ड के ऊपर किया है, मतलब फाइनली कंजप्शन के ऊपर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदा है जिनको हम फाइनली यूज करते हैं, ठीक है, तो ये गुड्स हो सकती है दीज आर कैन बी ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगी। लाइक देखो हम बेड वगैरह खरीदते हैं, कूलर वगैरह खरीदते हैं, टेबल वगैरह खरीदते हैं, एसी टीवी खरीदते हैं, ये हमारी हाउस होल्ड चीजें होती हैं और ये ड्यूरेबल भी होती हैं। ये तो नहीं हम आए दिन कोई भी बेड खरीद के ले आते हैं, टेबल खरीद के ले आते हैं, एसी खरीद लेते हैं, नहीं, बहुत लंबे टाइम तक ये हमारी चीजें चलती हैं। देन उसके बाद आती है सेमी ड्यूरेबल। भाई सेमी ड्यूरेबल के अंदर आ जाते हैं जो हमारी थोड़े टाइम के लिए यूज की जाती हैं, जो चीजें सीजनल भी हो सकती हैं, लाइक वो
ठीक है। देन आती है नॉन ड्यूरेबल, जो हम डेली यूजेस की चीजें होती हैं, लाइक हमने ब्रेड वगैरह खरीदी तो वो एक ही दिन चलती है हमारी, मिल्क वगैरह एक ही दिन होता है ये हमारा। सो ये आ जाती है नॉन ड्यूरेबल। ये सारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड डिपेंड अपॉन देयर डिस्पोजल इनकम एंड एमपीसी। जो हमारा हाउस होल्ड का कंजम्पशन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा जो डिस्पोजल इनकम होती है, डिस्पोजल इनकम होती है हमारी जितनी भी टोटल इनकम है, जब उनमें से हम टैक्स एंड जितने भी सोशल सिक्योरिटी चार्ज है उनको माइनस कर देते हैं। टोटल इनकम माइनस में टैक्सेस एंड सोशल चार्जेज, तो हमारे पास बच जाती है डिस्पोजल इनकम, जिसको हम टोटली कंजम्पशन करने के ऊपर खर्च कर सकते हैं। बात करें एमपीसी की, ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई इसका मतलब हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि टोटल का टोटल जो कंजम्पशन है, आपका कंसेप्ट तभी समझ आएगा जब आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ आ जाएगा। सो ये होता है जब हमारी डिस्पोजल इनकम इंक्रीज हो जाती है, देन हम क्या करते हैं कि किसी भी जो हाउस होल्ड की चीजें हैं उनके ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। अब देखो भाई, मान लो कि हम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमें कोई भी फंड वगैरह मिला है, तो उस टाइम पर हम सोचते हैं भाई हमें इस चीज की नीड थी, मान लो हमें एसी की नीड थी तो हम एसी खरीद लेते हैं। ठीक है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब यही होता है, जिस तरीके से हमारी डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होती है तब हम कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, अगर ये डिक्रीज होती है तब हम कंजम्पशन को कम कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम होता है उसी के ऊपर डिपेंड करके चलती है। क्लियर है। देन उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कब करते हैं हम? इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर, लाइक हमें अपनी फर्म के लिए मशीन खरीदनी हो, प्लांट खरीदना, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट खरीदना हो जिससे हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आता है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। It refers to the expenditure incurred by the firm on the purchase of capital goods like machine, plant, equipment, etc. to increase the production capacity। किसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हम? ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ MEI रेट ऑफ रिटर्न एंड ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों चीजें आपको समझना है, जिनके ऊपर डिपेंड करके चलती है हमारी इन्वेस्टमेंट की, हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई इन्वेस्टमेंट का एक तो बेस हमें समझना है कि हमने पैसा लगा दिया, अब हमें उसके बदले में कोई भी मशीनरी मान लो लोन के ऊपर खरीदी है, कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ की हम EMI करवा लेंगे, तो उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा यार। ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहीं पर ये हो जाता है कि जितने हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो हमने लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है। और दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, भाई जब हम उस मशीनरी से काम लेंगे तो वो हमें प्रोडक्शन लेवल किस लेवल पे इंक्रीज करके देगी। ये हमें दोनों चीजें याद रखनी होती है जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके चलते हैं। तो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट हमारे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर भी ध्यान में रखने हैं। ओके। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेगी? गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है। आपको रोड की नीड होती है, आपको हॉस्पिटल्स की नीड होती है, आपको पब्लिक पार्किंग की नीड होती है, तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। सो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि वो जितनी भी सोसाइटी की वांट्स है उनको सेटिस्फाइड कर सके। भाई गवर्नमेंट का खुद का तो कोई मोटिव नहीं होता, वो तो सोसाइटी के वांट्स को देख के चलती है, तभी वो खर्चे करती है। ठीक है। सो इट रेफर टू expenditure incurred by government on the purchases of consumer goods and capital goods to satisfy the collective want of the society। For example, पब्लिक पार्किंग के लिए गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए, रोड्स वगैरह बनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट रोड के ऊपर पैसा ना लगाए तो क्या आपको ऐसे रोड मिलेंगे? नहीं। क्या कोई भी प्राइवेटली बंदा रोड बनवा सकता है? नो। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा सोसाइटी की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं।
ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन द प्रोप्राइटीज ऑफ गवर्नमेंट। भाई अब देखो गवर्नमेंट कहाँ से एक्सपेंडिचर करेगी, जितना गवर्नमेंट को एज ए टैक्सेस मिलेगा पैसा वहीं से तो गवर्नमेंट देगी पैसा, या अपने जेब से कौन देने वाला है भाई? क्या हमारे खट्टर साहब या जो हमारे पीएम मोदी जी हैं क्या वो अपनी जेब से देंगे पैसा? उनके पास जो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके पास जितना भी टैक्सेस आता है उसी से वो खर्चा करते हैं। ओके, देन आता है नेट एक्सपोर्ट। भाई नेट एक्सपोर्ट मैंने नेशनल इनकम के अंदर भी बताया था, यहां से फिर से मैं बता देती हूं। नेट एक्सपोर्ट की टोटली हमने अदर कंट्री को कितना गुड्स और सर्विसेज दिए हैं अपनी, कि हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना पार्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होता है जितना हमने एक्सपोर्ट किया। और देखो हम ये तो है नहीं कि हमारी इतनी डेवलप तो कंट्री है नहीं कि हमें कहीं और से अदर कंट्री से नीड नहीं होगी किसी भी गुड्स और सर्विसेज की। सो हम क्या करेंगे, जितना हमने दिया है एक्सपोर्ट किया उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना हमने लिया है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, वो हो जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। It reflect the net demand for a domestic product by the rest of the world, कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कितनी अदर कंट्री ने डिमांड की है किसी भी गुड्स और सर्विसेज की। नेट एक्सपोर्ट डिपेंड अपॉन मैनी थिंग लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भाई हमारी पॉलिसी अलग हो सकती है, अदर कंट्री की पॉलिसी अलग हो सकती है, तो जो भी ये हमारी जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो डिपेंड करके चलता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट कितनी है। भाई यहाँ पर हमारा रुपया चलता है और यूएस के अंदर डॉलर चलते हैं, तो जब उनको एक्सचेंज करेंगे तो हमें $1 के लिए कितनी रुपए देने पड़ेंगे। कंपेरेटिव प्राइसेस एंड क्वालिटी, कि उस गुड्स को जो हमने एक्सपोर्ट की है इंडिया के अंदर कितना प्राइस है, और जब हमने उसको यूएस के अंदर भेजा तो वहां पर कितना प्राइस फिक्स होगा। जो कंपेरेटिव प्राइस होता है उसके साथ ही हम फिक्स करके चलते हैं किसी भी गुड्स का प्राइस। फिर क्वालिटी क्या है, क्या वहां पर लोग इस टाइप की जो गुड्स हैं सर्विसेज है उनको यूज करेंगे। सो क्वालिटी भी हमें देखनी पड़ती है। जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन सब को ऐड करके ही हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, सो एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल। पहले देखो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड थी हमारे C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, सो यहां बात की गई है एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर। यहां पर निकालने हैं हमें 2 सेक्टर के अंदर। ठीक है, हम उठा लेते हैं 2 सेक्टर, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट, कि जितना कंजम किया है, कंजम्पशन क्या होता है, हाउस होल्ड के ऊपर जितना पैसा लगाया है, और इन्वेस्टमेंट किसी भी कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए जितना पैसा लगाया गया है। तो इन दोनों को हम उठाएंगे और उस तरीके से एग्रीगेट डिमांड निकाल देंगे। भाई जो 2 सेक्टर मॉडल है वो दिया गया था केन्जियन ने, तो इसको इन 2 सेक्टर केन्जियन मॉडल कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड इज कंपोज्ड ऑफ प्लान एंड डिजायर, कंजम्पशन डिमांड एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड। जितनी भी कंजम्पशन डिमांड आई है और जितनी भी इन्वेस्टमेंट डिमांड आई है उन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, खाली जब हम ही एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करेंगे। द टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्या होता है यहाँ पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, हमारी कंजम्पशन डिमांड प्लस में इन्वेस्टमेंट डिमांड, मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनकम फॉर अ सिंपल इकोनॉमी टू बी इन इक्विलिब्रियम। कब होगी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जहां पर जो हमारे C+ में I इक्वल टू होगी जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, या हमारी जितनी भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, इन दोनों के इक्वल होगी, तभी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी। अच्छे से समझते हैं विद अ शेड्यूल और अ डायग्राम। देखो शेड्यूल, यहां पर देखो एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। Y स्टैंड फॉर नेशनल इनकम, C स्टैंड फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड हमारी होती है कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। हमें 2 सेक्टर मॉडल समझना है ना,
तो भाई एक कस्टमर की इनकम थी यहाँ पर 0, तो भाई 0 इनकम के ऊपर भी उसने 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए कंजम्पशन के ऊपर, और 20 इन्वेस्ट किए उसने अपनी किसी भी कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए। ये कैसे पॉसिबल था मैम? भाई रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स होती है हमारी, खाने के लिए उसने खर्च किए 20 रुपीज, ठीक है, और घर की भी जरूरत होगी उसको, छत की भी नीड होगी, तो उसके ऊपर भी उसने 20 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। ये था उसका टोटल खर्चा। देन उसकी इनकम हुई 10 रुपी, तो उसने 25 इन्वेस्ट किए कंजप्शन के ऊपर, 20 रुपीज इन्वेस्ट किए उसने टोटली जो भी लोग किसी भी कैपिटल गुड के ऊपर। अब देखो मैंने आपको एक एमपीसी बताया था, यही था एमपीसी। जिस तरीके से उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो उसका कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकम 20 हुई तो कंजम्पशन किया उसने 30, बट जो उसने लॉन्ग टर्म उसकी इनकम इतनी भी नहीं हुई कि उसने कैपिटल गुड्स को कोई भी मशीनरी ज्यादा खरीदी, तो ये रखा उसने 20 ही। देन बात करते हैं 30 पे 35 और 20, 40 पे 40 और 20, 50 पे 45 एंड 20। यहां से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि उसने इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया है टोटली 20 रुपीज ही, आगे उसको नहीं बढ़ाया। बट जिस तरीके से उसकी इनकम बढ़ी कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसके बढ़ते गए। एग्रीगेट डिमांड हमें पता है C प्लस I, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। सो 20 प्लस 20 40, 25 प्लस 20 45, 30 प्लस 20 50, 35 प्लस 20 55, 40 प्लस 20 60, 45 प्लस 20 65। सो इसके लिए डायग्राम देखो किस तरीके से बनाएंगे। एग्रीगेट डिमांड कितनी है, ये ले लेते हैं हम एग्रीगेट डिमांड AD। भाई एग्रीगेट डिमांड रही उसकी लाइक दिस, क्योंकि यहां 40 से स्टार्ट की ना, ये देखो मैं इतना डीपली बताने की नीड नहीं कि हम ऐसे पॉइंट करके लगाएंगे, तो थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। बट भाई यहाँ पर उसकी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थे वो तो कांस्टेंट थे, 20 ही रहे, कोई नहीं बढ़ा, ठीक है। बट जिस तरीके से उसकी इनकम इंक्रीज होती गई है उसका कंजम्पशन भी तो इंक्रीज होता गया है ना। यहां से देखो उसने कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया, तो सी का ये आ जाएगा, ये हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट का। क्लियर है यहां से? तो इस तरीके से आपको एक शेड्यूल बना के आना है, एक उसके लिए डायग्राम बना के आना है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा ओनली होता है ताकि हमारा मार्क्स अच्छे ला सके और जो एग्जामिनर होता है उसको इम्प्रेस किया जा सके, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। एग्रीगेट डिमांड आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो भी समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। सो क्लास अच्छे से पढ़नी है आपको, फिर भी कोई डाउट रहता था आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।